हेलो स्टूडेंट्स, कैसा आप सब। चलो हम यूनिट 2 का स्टार्ट करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई। सबसे पहले तो समझने की कोशिश करो कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। बेटा देखो, क्या होता है कि आपको एक चीज़ पता है कि मैम जीएसटी कब लगेगा? जब एक ट्रांजैक्शन को मैं कह दूंगी कि ये सप्लाई हो रही है। अब वो सप्लाई किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे वो सप्लाई गुड्स की हो, चाहे वो सप्लाई सर्विस की हो, या बोथ की हो। अगर सप्लाई है तो ही जीएसटी लगेगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है। पर बेटा आपको पता है एक ट्रांजैक्शन के अंदर ना काफ़ी सारे इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं मैम। जैसे कि मान लो आपने गुड्स जब परचेज करे तो वो एक्स डेट थी, जब आपने उसकी पेमेंट करी तो एक्स डेट है, जिस दिन इन्वॉइस रेज हुआ तो वो एक डेट है, जिस दिन पेमेंट सामने वाले सप्लायर के बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करी वो ये डेट है, जिस दिन आपने ऑर्डर की बुकिंग करी, जिस दिन वो आपके घर पे पहुंचा। बहुत सारी ट्रांजेक्शन डेट्स है, बहुत सारे ऐसे इवेंट है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जीएसटी किस पॉइंट ऑफ टाइम पे अप्लाई होगा, तो वही बेटा हम समझने की कोशिश करेंगे अपने चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर। तो समझो, इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। आपको पता है कि जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वो पेबल है सप्लाई के ऊपर। मतलब टैक्स तभी चार्ज होगा वेन एवर देर इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। अगर सप्लाई नहीं है तो टैक्स नहीं है, सप्लाई है तो टैक्स है। अब ये जो सप्लाई है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो गुड्स की भी हो सकती है, वो सर्विस की भी हो सकती है, वो बोथ की भी हो सकती है। अब क्या होता है, एक सप्लाई से जुड़े हुए, एक ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि टाइम के अंदर डिफरेंट होते हैं, विच आर सेपरेटेड इन टाइम। मतलब सबका अलग अलग टाइम जोन होता है, सबका अलग अलग टाइमिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल मैं आपको क्या समझा रही हूँ। आपने एग्रीमेंट किया कि आप फलाना फलाना डेट को सप्लाई करोगे अपने गुड्स को, सर्विस को। सर्विस किस दिन रेंडर हुई या गुड्स किस दिन डिलीवर हुए, इन्वॉइस किस दिन इशू हुआ, पेमेंट किस दिन मिली, या फिर ड्यू डेट क्या थी इन्वॉइस इशू करने की, मतलब लास्ट डेट क्या थी कि इस दिन तक इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए था। तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन के एक्सपेक्ट में बहुत सारी अलग अलग डेट्स होती है। ये सारे जो इवेंट होते हैं ये डिफरेंट डेट को अराइज होते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनमें से ऐसी कौन सी डेट मानूं जिस डेट पे मेरी लायबिलिटी बन जाती है कि मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है। सो देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एट विच ऑफ द अबव पॉइंट ऑफ टाइम, इनमें से कौन सी डेट को विल जीएसटी बिकेम पेबल, जीएसटी की लाइबिलिटी अराइज होती है। द कंसेप्ट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे मेरी हेल्प करेगा, प्रोवाइड आंसर टू ऑल सच सिचुएशन एंड अदर क्वेश्चन दैट अराइज ऑन द टाइमिंग ऑफ द लाइबिलिटी टू पे जीएसटी। अगर मेरे मन में ये सवाल है कि जीएसटी कब पे करना है, तो उसका जवाब मुझे देगा मेरा चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन से रेलेवेंस समझ में आया कि चैप्टर पढ़ क्यों रहे, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन के अंदर काफ़ी सारी डेट्स इन्वॉल्व होती है जो कि डिफरेंट होती है। समझ रहे हो। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन सी डेट पे जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी, वो मुझे बताता है टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर। डन है। इधर आ जाओ। मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई मुझे वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट टाइम बताएगा, मेरे को वो एग्जैक्ट टाइम बताएगा जहाँ पे व्हेन अ सप्लाई शैल बी डीम टू हैव बीन प्रोवाइडेड, मैं मान लूँगी कि सप्लाई हो गई है, द सप्लाई इज मेड, सप्लाई हैज़ बीन प्रोवाइडेड। दिस डिटरमाइन द टाइम, ये मुझे वो टाइम बताएगा जहाँ पे मेरी लायबिलिटी अराइज हो जाती है कि अब मुझे जीएसटी पे करना है। सिंपल क्लियर शब्दों में समझ में आ रहा है। इन अदर वर्ड्स द टाइम ऑफ सप्लाई फिक्सेस द पॉइंट, वो टाइम को फिक्स कर देगा। मुझे इतने सारे टाइम में से कि मैम 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15 दिसंबर, इतने सारी डेट में से मेरे को वो डेट निकाल के दे देगा जिस डेट पे मेरी जो लायबिलिटी है वो फिक्स हो जाएगी। समझ में आ गया। द सप्लाई अंडर जीएसटी एक्ट प्रोवाइड सेपरेट प्रोविजन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गुड्स के केस में अलग अलग डेट्स हैं, सर्विस के केस में अलग अलग डेट्स हैं। वो कैसे निकाली जाएगी वो जब हम इसके प्रोविजन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी। अब एक सेक्शन और आता है, वैसे तो ये फाइनल का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 14। ये सेक्शन का कहता है मैं आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताऊंगा कौन से केस के अंदर, वेन एवर देर इज चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। मैम टैक्स के रेट्स में जब चेंज हो रहा है, मतलब ओल्ड रेट क्या था 12% का, नया रेट क्या हुआ 18% का। पहले कुछ था बाद में कुछ हुआ। पहले कब, जब मैंने गुड्स को ऑर्डर किया तब कुछ रेट चल रहा था, जब मेरे गुड्स की बिलिंग निकल कर आई या जब मैंने पेमेंट करी उसकी तब कुछ और रेट है। तो उस केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे मेजर करेंगे वो मुझे सेक्शन नंबर 14 बता के चलेगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर होगी कि टाइम ऑफ सप्लाई मेरे को वो एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम बताएगा जहाँ पे मेरी जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। जो टाइम ऑफ सप्लाई है गुड्स के केस में अलग निकलेगा, सर्विस के केस में अलग निकलेगा, और वेन एवर देर इज चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, जब जब मेरे टैक्स का रेट चेंज
चेंज होगा तो उसके हिसाब से जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो निकालने के लिए मुझे सेक्शन 14 हेल्प करेगा। सिंपल ईजी। चलो आगे। अब सबसे पहले तो कुछ की कंसेप्ट देख लेते हैं कि मैम सप्लायर कौन होता है, रिसिपिएंट कौन होता है, कुछ की हम टर्म्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सप्लायर की। सप्लायर का मतलब क्या होता है, इन रिलेशन टू एनी गुड्स, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, चाहे दोनों की सप्लाई हो रही हो। सप्लायर का मतलब क्या है, जो गुड्स की सप्लाई कर रहा है या जो सर्विस की सप्लाई कर रहा है या जो दोनों चीज़ों की सप्लाई कर रहा है। और इस डेफिनेशन के अंदर जो सप्लायर का एजेंट है उसको भी पकड़ लिया गया। मतलब अगर सप्लायर का एजेंट सप्लायर के बिहाफ पे कोई गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहा है तो उसको भी हम सप्लायर मान लेंगे। तो देखो, इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विस द सप्लायर शैल मीन्स द पर्सन, इसका मतलब वो पर्सन है उन गुड्स का सर्विस का जो कि उन्हें सप्लाई कर रहा है। इट शैल इंक्लूड ऑल्सो एन एजेंट, सप्लायर का एजेंट भी है जो कि सप्लायर के बिहाफ पे काम कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ। ठीक है जी। अब बात करते हैं रिसिपिएंट की। सप्लायर की बात होगी, रिसिपिएंट पे आ जाओ। अब देखो, रिसिपिएंट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो निकम्मे या अच्छे। निकम्मे कैसे, जो पैसा नहीं दे रहे, कंसीडरेशन नॉट पेबल। और अच्छे कैसे, जो पैसा देंगे। अब देखो ना, रिश्तेदार दो ही तरीके के होते हैं, या तो अच्छे रिश्तेदार जो पैसा लेते हैं पैसा दे देते हैं, एक बुरे जो पैसा लेते हैं पैसा नहीं देते। तो वैसे रिसिपिएंट है, या तो पैसे देने वाली पार्टी है या फिर पैसा नहीं देगा। व्हेन द कंसीडरेशन इज पेबल, तो रिसिपिएंट कौन होगा, अगर वो गुड्स या सर्विस के रिस्पेक्ट में कंसीडरेशन दे रहा है तो रिसिपिएंट वो बंदा है जो कि लायबल टू पे द कंसीडरेशन है। ठीक है, रिसिपिएंट मतलब वो बंदा, दैट पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे दैट कंसीडरेशन। पर मैम अगर कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, फ्री में सामान दे रहे हैं वापस नहीं है, सामान जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं, सर्विस जा रहा है, पर पैसा नहीं आने वाला, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिसिपिएंट कौन हुआ, जिसको वो गुड्स मिले, जिसको वो गुड्स अवेलेबल हुए, या जिसके पोजेशन में कस्टडी में वो गुड्स है, या जो उन गुड्स को यूज़ कर रहा है, वो रिसिपिएंट है। सर्विस के केस में रिसिपिएंट कौन है, जिसको वो सर्विस रेंडर करी गई, जिसको वो सर्विस दी गई। ठीक है। अब देखो, स्पेसिफिक रेफरेंस की बात करूँ तो एनी रेफरेंस टू अ पर्सन टू हुम अ सप्लाई इज मेड, किसी भी बंदे को अगर मैंने सप्लाई करी है तो उसको मैं रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई मान लूँगी। और जैसे मैंने सप्लायर के केस में एजेंट ऑफ सप्लायर को भी सप्लायर माना, ऐसे ही रिसिपिएंट के केस में अगर एजेंट है रिसिपिएंट का तो उसको भी मैं रिसिपिएंट मान लूँगी। तो ईजी है। सप्लायर मतलब कौन, जो गुड्स सप्लाई कर रहा है। रिसिपिएंट मतलब कौन, जो या तो गुड्स या सर्विस की पेमेंट कर रहा है, पर अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो जिसको गुड्स मिले या जिसको सर्विस मिली, और इसका भी एजेंट इंक्लूड होगा। अब आ जाओ यहाँ पे, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज, ये दोनों मैकेनिज्म आपको पता है। फॉरवर्ड चार्ज क्या मैकेनिज्म है, FCM मैकेनिज्म इसको कहते हैं, जिसके अंदर सप्लायर की लायबिलिटी है कि वो रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करके, यहाँ पे रिसिपिएंट, यहाँ पे सप्लायर है, यहाँ पे गवर्नमेंट है, उल्टे L शेप की यहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है कि रिसिपिएंट से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कराता है। टैक्स डिपॉजिट कराने की लायबिलिटी जो है सप्लायर के कंधों पर डाली जाती है कि सप्लायर की जिम्मेवारी लगा दी, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। यूजली मोस्टली ट्रांजैक्शन के अंदर यही होता है। तो यूजली द सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स, कहाँ से कलेक्ट करेगा, रिसिपिएंट से, देगा किसको, गवर्नमेंट को। उल्टे L की हमारी ट्रांजैक्शन होती है जिसको हम फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। पर जब ये जो भार है, जो ये बर्डन है, जो ये लायबिलिटी है, रिसिपिएंट के कंधों पे ही डाल दी गई, R से क्या है रिवर्स चार्ज, R से क्या होता है रिसिपिएंट, तो उसको मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहती हूँ। मतलब सीधे डायरेक्शन में, यहाँ पे सप्लायर है, यहाँ पे रिसिपिएंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट है, तो रिसिपिएंट सीधा ही गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करा देगा, तो उसको मैं रिवर्स चार्ज कहती हूँ। अब रिवर्स चार्ज के अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आती है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बेटा नोटिफाई कर रखी है कि जो मैंने कह दिया वही ट्रांजेक्शन रिवर्स चार्ज के अंदर आ गई। मतलब उसी ट्रांजेक्शन के ऊपर रिसिपिएंट जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करवाएगा। ठीक है। अगर इससे उल्टी कोई ट्रांजैक्शन है मैम फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। पर वो ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है मुझे बताओगे? अभी नहीं, जब वो चैप्टर आएगा ना रिवर्स चार्ज का तब हम करेंगे। ठीक है। अब चैप्टर का मेन फेज आपका स्टार्ट हो गया, जिसके अंदर सबसे पहले हम ये डिटरमाइन करेंगे द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स। देखो, सप्लाई दो तरीके से होती है, एक सप्लाई होती है गुड्स की, एक सप्लाई होती है सर्विस की। तो मैं ये कह रही हूँ सप्लाई ऑफ गुड्स का अगर केस है तो इनवॉइस मुझे कब तक इशू कर देना चाहिए, इनवॉइस मुझे कब तक इशू कर देना चाहिए। मेरी बात समझो, अभी मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ। देखो, अभी मैं बेटा आपको ये बता रही हूँ कि ये सारी आपके पास डेट्स होंगी, इन सब को आपको कंपेयर करना है सो दैट यू कैन डिटरमाइन कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। पर अभी मैं आपको ये 5th वाला जो पॉइंट है ना कि ड्यू डेट क्या है इनवॉइस इशू करने की, मैं आपको उसकी डेट डिटरमाइन करने में हेल्प कर रही हूँ। अभी हम यहाँ पे बाद में पहुँचेंगे। अभी मैं आपको सेक्शन 31 के हिसाब से जो आपकी ड्यू डेट है, लास्ट डेट है कि इस दिन तक इनवॉइस इशू हो ही जाना चाहिए,
वो डेट मैं आपको डिटरमाइन करवा रही हूँ कि वो डेट कैसे निकाली जाती है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। समझ में आया कि अभी हम क्या निकाल रहे हैं? अभी हम सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से बहुत सारी डेट में से एक डेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डेट कैसे निकलेगी। अच्छा, ये हम सीख जाएंगे तो बाकी डेट के साथ फिर कंपेयर करेंगे और हमको फाइनल आंसर मिलेगा कि मेरी टाइम ऑफ सप्लाई किस डेट पे फॉल करती है। समझ में आया? तो देखो अभी हम कहाँ लेके चल रहे हैं आपको। अभी मैं आपको गुड्स के केस में बता रही हूँ कि इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, व्हाट विल बी द लास्ट डेट फॉर द इशू ऑफ इनवॉइस। तो एज पर सेक्शन 31 द रजिस्टर्ड पर्सन जो गुड्स टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है उसको इनवॉइस मतलब सप्लायर को इनवॉइस कब तक इशू कर देना चाहिए? बिफोर और एट द टाइम ऑफ, उससे पहले या उस दिन, बिफोर उस दिन से पहले, उस दिन से पहले या उस दिन। पहला केस, अगर गुड्स का रिमूवल हो रहा है मतलब बेसिकली अगर गुड्स के अंदर मूवमेंट हो रही है, गुड्स में मूवमेंट हो रही है, तो जिस दिन गुड्स का रिमूवल होगा रिसिपेंट पे जाने के लिए वो गुड्स निकलेंगे, गुड्स का रिमूवल होगा उस दिन या उससे पहले वाले दिन, किसी भी दिन आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। दैट विल बी कंसीडर्ड द लास्ट डे टू इशू योर इनवॉइस। आ जाओ एग्जाम्पल पे चलते हैं। आप एक कस्टमर हो, ठीक है जी, आप एक फर्नीचर मार्केट में गए, एक फर्नीचर की बढ़िया सी शॉप थी, वहाँ पे गए, क्यों? सोफ़ा लेना था, काउच लेना था, तो आपको अपने न्यू हाउस के लिए एक सोफ़ा लेना था। अब जो सोफ़ा है वो डिस्पैच हुआ 10 जुलाई को, आपने वो जो सोफ़ा बुक किया था वो किया था 6 जुलाई को। इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? मैम जो सोफ़ा डिस्पैच हो रहा है एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और बिफोर इन केस ऑफ मूवमेंट। अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है ऑब्वियसली मैम ये जो गुड है सोफ़ा ये मूव हो रहा है, फर्नीचर मार्केट से निकल कर मेरे घर पर आएगा, गुड्स की तो मूवमेंट हो रही है। तो उस केस के अंदर रिमूवल ऑफ गुड्स कब हुआ? 10 जुलाई। उस दिन या उससे पहले मेरा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। 10 जुलाई विल बी द लास्ट डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31। परफेक्ट। चलो अब दूसरे केस सिनारियो में चलते हैं। मैम अगर गुड्स का कोई और केस है, कोई और केस मतलब गुड्स के अंदर मूवमेंट नहीं हो रही, जहाँ है जैसे है जिस कंडीशन में है आपको मिल गए, तो उस केस के अंदर क्या होगा? इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल। जिस टाइम पे आपको उसकी डिलीवरी मिल रही है या गुड्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं। देखो इस तरह हो मैम, एक ना स्टूडियो सेटअप कर रखा था स्टार क्लासेस ने, समथिंग क्लासेस थी स्टार क्लासेस ने स्टूडियो सेटअप कर रखा था। अब वो स्टार क्लासेस ने वहाँ से तो हटा लिया पर पूरा का पूरा सेटअप, वहाँ पे डेस्क लगे हुए हैं, स्टूडियो रूम का इंस्टॉलेशन है, फोम वगैरह लगी हुई है, नॉइस कैंसलेशन लगा हुआ है, सारी चीज़ें A to Z आपका सारे जो भी फर्नीचर वगैरह है वो इंस्टॉल हो रखा है, एक तरीके से एयर कंडीशनर वो सारे फिक्स हो रखे हैं, A to Z सारी चीज़ें वहाँ पे हो रखी है, स्टूडियो रूम पूरा इंस्टॉल हो रखा है। अब स्टार क्लासेस ने वो छोड़ दिया, वहाँ पे FMC ने उस स्टूडियो का जो पूरा का पूरा रूम था सेटअप था उसको ले लिया। कब लिया? 15 अगस्त को। मुझे बताओ क्या इस ट्रांजैक्शन के अंदर मूवमेंट ऑफ गुड्स हुई? नहीं हुई मैम, जो उसने छोड़ा हमने लिया पर वहीं के वहीं, गुड्स की मूवमेंट नहीं हुई। तो इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? इनवॉइस मस्ट बी इशूड, लास्ट डेट क्या होगी? एट द गुड्स आर मेड अवेलेबल, मतलब अगर 15 अगस्त को मुझे वो चीज़ मिली है तो 15 अगस्त तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अच्छा जी एक बात बताते हैं, मान लो ये ना क्या हुआ, यहाँ पे एक ना इवेंट होता है, ये कॉम्प्लेक्स सा बना रखा है, यहाँ पे ना डिफरेंट इवेंट्स कैरी ऑन होते हैं। यहाँ पे एक जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है जी। अब एक इवेंट हुआ जो कि A ने कराया, उसने भाई जनरेटर को यूज़ किया, परफेक्ट है, समझ में आ गया, पूरा एक कॉम्प्लेक्स में जनरेटर को यूज़ किया, उसने जनरेटर को सेटअप करवाया। अब उसका वो इवेंट उस एरिया से ख़त्म हो गया, उसने कहा कि भैया मुझे दिल्ली में और इवेंट नहीं करना, मैं किसी और B जो आया पर्सन उसने कहा मैं इस एरिया में इवेंट करता हूँ। अब उसने जनरेटर जो है A ने B को दे दिया, तो क्या इस केस के अंदर मूवमेंट ऑफ गुड्स हुई? देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो इस केस के अंदर इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए? जिस दिन जनरेटर जो है वो B को मिला, B की कस्टडी में आया, B को डिलीवरी हुई, जिस दिन से B का हक जम गया उस जनरेटर के ऊपर, वही डेट होगी जिस दिन आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। ठीक है जी, बताओ पहला क्लियर है? इनवॉइस कब तक इशू कर देगा सप्लायर इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स? अगर गुड्स का रिमूवल हो रहा है तो जिस टाइम पे गुड्स रिमूव हो रहे हैं, अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है बेटा, इफ़ देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ गुड्स तो जिस टाइम पे वो रिमूव हो रहे हैं, अगर मूवमेंट नहीं है तो जिस टाइम पे उसकी डिलीवरी जा रही है उस दिन या उससे पहले कभी भी, ठीक है। बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल अगर इनवॉइस इशू आपका हो जाना चाहिए, ठीक है जी। पर आप ये सोचो मैं तो भूल गया,
कोविड लग गया, कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो गए, कुछ भी हो गया एक्सजेड रीजन, मैं उस ड्यू डेट तक इन्वॉइस इशू नहीं कर पाया, मैं उस लास्ट डेट तक इन्वॉइस इशू नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या, ट्रांजैक्शन पे कभी इन्वॉइस लगेगा ही नहीं, कभी उसका बिल इशू होगा नहीं, होगा आफ्टर रिमूवल भी आप इन्वॉइस इशू कर सकते हो, अलाउड है, पर ऑब्वियसली गलती की तो नुकसान भुगतना पड़ेगा, आपको पेनल्टी के चार्जेस लगेंगे। तो अभी तक मैंने क्या सीखा, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि बेटा आपकी ना एक लाइन आती है कि आपकी लास्ट डेट क्या है इन्वॉइस इशू करने की, उसको हम और चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम वो डिटरमाइन कर रहे हैं कि लास्ट डेट क्या होगी। तो अगर गुड्स के अंदर मूवमेंट है तो जिस दिन रिमूव हो रहे हैं उस दिन या उससे पहले वाले दिन, अगर गुड्स के अंदर मूवमेंट नहीं है तो जिस दिन उसकी डिलीवरी आपको मिल रही है, मतलब उठ के नहीं आ रहे हैं गुड्स, जिस दिन आपके नाम के वो हो गए उस दिन या उससे पहले वाले दिनों के अंदर आप वो इन्वॉइस इशू कर सकते हो। ठीक है जी, ये तो एक काम हो गया। दूसरा, वेयर देर इज़ अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स की सप्लाई चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मिल्कमैन रेगुलर बेसिस पे आता है, मंथली उसका सब्सक्रिप्शन होता है, न्यूज़पेपर वाला मंथली सब्सक्रिप्शन है, आएगा आएगा आएगा, वन टाइम थोड़ी, देर इज़ अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि जब सक्सेसिव स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट या फिर सक्सेसिव पेमेंट इन्वॉल्व है, भाई वो हर महीने आपको बिल जनरेट करके देगा, आप हर महीने उसको पेमेंट करोगे, ऐसे मंथ ऑन मंथ रेगुलर इंटरवल्स पर चलता रहेगा। इनवॉइस कब इशू होगा, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम, या तो उससे पहले या उस दिन, किस दिन, जब हर आपको स्टेटमेंट मंथली बिल इशू कर रहा है या फिर आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, विच एवर इज अर्लियर। WIE का मतलब क्या होता है, विच एवर इज अर्लियर। अगर मिल्कमैन ने आपको बिल पहले दे दिया तो उस दिन वो इन्वॉइस इशू करेगा, अगर आपने मिल्कमैन को पेमेंट पहले कर दी तो उस दिन इन्वॉइस इशू होगा, दैट विल बी कंसीडर द लास्ट डे टू इशू द इन्वॉइस। एग्जांपल पढ़ो, मिस्टर ए सप्लाई कर रहे हैं A4 साइज शीट बंडल ऑफ पेपर टू एन एडवोकेट ऑफिस। अब भाई लॉयर का ऑफिस है, लगता रहता है पेपर, तो ठीक है, तो मिस्टर ए ने सबमिट किया द अकाउंट ऑफ टोटल सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द 2 month पीरियड ऑन 25th ऑफ ऑल्टरनेटिव मंथ। हर 2 महीने का जो वो बिल होता है, जो पूरा पूरा अकाउंट लेजर होता है, वो अगले महीने की 25th तक वो सबमिट कर देता है। भाई उसने बिल दिया, लॉयर चेक करेगा, पेमेंट कर देगा। द इन्वॉइस शैल बी इशूड बिफोर, इन्वॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिस दिन आपने स्टेटमेंट दी या फिर जिस दिन आपको रिसिप्ट ऑफ पेमेंट हुई, जिस दिन पैसा मिला या जिस दिन आपने स्टेटमेंट बना के दी, विच एवर इज अर्लियर। सिंस इस केस के अंदर कंटिन्यू सप्लाई हो रही है गुड्स की, परफेक्ट है। टैक्स इन्वॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, लेटेस्ट बाय द टाइम ऑफ सबमिटिंग द स्टेटमेंट एवरी टाइम। क्यों, स्टेटमेंट पहले जा रही है, पेमेंट बाद में आ रही है। स्टेटमेंट हर महीने की 25 तारीख को चली जाती है, अगले महीने की 25 तारीख को, पेमेंट बाद में आती है, तो जो चीज़ें पहले हो जाएगी, विच एवर इज अर्लियर, आपका इन्वॉइस उस दिन तक इशू हो जाना चाहिए। गुड्स के केस में तीसरा केस, वेन एवर देर इज अ सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। अगर आपने सेल करी है रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस पे, भैया आप अपनी सेल को बढ़ाने के लिए कस्टमर को कहते हो कोई बात नहीं ना, लेके जाओ, पसंद आएगा अप्रूव करोगे तो ले लेना, नहीं तो वापस कर जाना। तो इन्वॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, इन्वॉइस कब तक इशू होगा, बिफोर और एट द टाइम, किस टाइम तक, जब कस्टमर ने अप्रूवल दे दिया। होता है भाई, हम बोल के जाते हैं ना कि लेके जा रहे हैं, मम्मी को पसंद नहीं आएगा तो वापस करेंगे, तो वो क्या है, दैट इज सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। मम्मी अप्रूव करेगी तो वो सेल होगी, तो हमने जब कस्टमर ने अप्रूव कर दिया सेल होगी। या फिर कस्टमर कुछ कह ही नहीं रहा, लेके अपने घर पे बैठ गया, ना हाँ कर रहा ना कर रहा, ये कह रहा एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ना ये कह रहा मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो फिर 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जिस दिन वो गुड्स उसके पास गए, जिस दिन वो गुड्स रिमूव हुए, आपसे हट गए, सप्लायर की कस्टडी से हट गए, सप्लायर से हट गए, उससे अगले 6 महीनों के अंदर इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर जो होगा, उधर आपका इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए। या तो 6 महीने से पहले वो अपनी हाँ भर दे, या उसकी हाँ 6 महीने तक भी नहीं आई तो 6 महीने जिस दिन रिमूवल हुआ उसके 6 महीने के अंदर आप इन्वॉइस इशू कर दोगे। अब जो मैंने आपको पूरा समझाया है कि इन्वॉइस की लास्ट ड्यू डेट क्या होनी चाहिए, वो बस इस छोटी सी टेबल से आपको लर्न हो जाएगा। अगर मैं बेटा बात करूँ इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की, तो अगर मूवमेंट हो रही है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, अगर मूवमेंट नहीं हो रही है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर कंटिन्यू सप्लाई हो रही है तो बिफोर, या फिर जब भी स्टेटमेंट या पेमेंट जो भी पहले हो जाए उस दिन इन्वॉइस इशू हो जाएगा। अगर सेल ऑन अप्रूवल है तो जिस दिन अप्रूव हुआ या फिर जिस दिन सप्लायर ने इन्वॉइस बेसिकली रिमूव किया उसके 6 महीनों के अंदर वो विच एवर इज अर्लियर जो होगा वो हो जाना चाहिए। ठीक है, गुड्स का डन है। अच्छा, अब आ जाओ टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इन्वॉइस पर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गुड्स डन, अब सर्विस पे आओ। अब सर्विस का नॉर्मल केस सिनेरियो क्या होता है, देखो बेटा, जिस दिन आपने सर्विस दी है
या तो उससे पहले इनवॉइस इशू कर लो, जिस दिन आपने दी है उस दिन कर लो। और सर्विस के अंदर आपको एक बेनिफिट दिया जाता है। बेनिफिट क्या है कि जिस दिन आपने सर्विस दिया उसके अगले 30 दिनों के अंदर भी आप इनवॉइस इशू कर सकते हो, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स आप कर सकते हो, अगेन पेनल्टी अराइज होगी। तो नॉर्मल केस सिनेरियो का कहता है कि एज पर सेक्शन नंबर 31 रजिस्टर्ड पर्सन जो कि टैक्सेबल सर्विसेज दे रहा है वो इनवॉइस इशू कर लेगा। कब? बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे आफ्टरवर्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जिस दिन आपने सर्विस दी उससे पहले आप इनवॉइस इशू कर सकते हो, जिस दिन आपने सर्विस दी उसके अगले 30 दिनों तक भी इनवॉइस इशू कर सकते हो, बट नॉट बियॉन्ड 30 डेज, उसके बाद नहीं। इन केस ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको एक एक्स्ट्रा लिवरेज, एक्स्ट्रा लिबर्टी दी गई कि भैया आपको 30 नहीं, आपको 45 डेज का हम टाइम पीरियड देते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि मैम उनको इतनी लीवरेज क्यों, वो इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं उनके लिए? बेटा क्या होता है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, समझ रहे हो? तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम 45 डेज ले लो। किस दिन से 45 डेज? फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जिस दिन सर्विस की सप्लाई हुई उससे 45 डेज। इस चार्ट को करो, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने 15 जनवरी को सप्लाई करी सर्विसेज की, या सर्विसेज दे दे के मेरी उस दिन सर्विस कंप्लीट हो गई, या उस दिन मैंने प्रोविजन किया सर्विस का, इस दिन क्या मैं इनवॉइस दे सकती हूँ? कर सकती हूँ। क्या इससे पहले इनवॉइस इशू कर सकती हूँ? अलाउ है, कर सकती हूँ। क्या इसके अगले 30 दिनों के अंदर इशू कर सकती हूँ? सप्लायर इसके अगले 30 दिनों तक भी इनवॉइस इशू कर सकता है, मतलब 15 जनवरी से अगले 30 दिन 24 फरवरी तक वो इनवॉइस इशू कर सकता है। पर उसने किया 1 मार्च को, तो इनवॉइस जो है इशू तो कर सकते हैं पर अगेन उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब सेकेंड टॉपिक आता है आपका सेसेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आप कोई सर्विस की सप्लाई कर रहे हो कंटिन्यूस बेसिस पे, पर अपना टाइम पीरियड खत्म होने से पहले ही आपने सर्विस देना बंद कर दिया, तो उस केस के अंदर क्या होगा? पढ़ो। एट द टाइम ऑफ व्हेन द सप्लाई सीजेस, जब सप्लाई आपकी खत्म होगी, सीज हो रही है, एंड सच इनवॉइस शैल बी इशूड ओनली टू द एक्सटेंट सप्लाई मेड बिफोर सेसेशन। आप उतने का इनवॉइस दो, जितना काम किया उतना पैसा मिलेगा। सीधी सी बात ये है, इसको समझने के लिए सीधी सी बात ये है कि जितना काम किया उतना पैसा मिलेगा। तो आपने, अगर एक डिज़ाइनर है उसने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 6 महीने में आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँगा, 3 महीने बाद ही भैया ने हाथ जोड़ लिया कि मैं नहीं करने वाला, उसने काम करना कर दिया बंद, तो वो ऐसा पैसा, तो ऐसा है कि पैसा नहीं मांगेगा? मेहनत किया पैसा नहीं मांगेगा, ऐसा होता है? नहीं। उसका इन्वॉइस वो रेज करके देगा फॉर द सर्विसेज कंप्लीटेड। 3 महीने का काम किया, 3 महीने की सर्विस का वो इन्वॉइस काट के देगा। आज आपके यहाँ पे आप किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हो, सीधी सी बात है बेटा, अलग अलग फर्म के ना अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज वगैरह होती है। मैं नॉर्मल केस सिनेरियो में चल रही हूँ कि अगर उस एम्प्लॉय ने 15 दिन काम किया तो भैया आप 15 दिन की उसको सैलरी दोगे ना। तो जो भी सप्लायर ऑफ सर्विस है उसने अपने टेन्योर खत्म होने से पहले ही काम बंद कर दिया, तो जितना काम किया उतना उसको पैसा मिलेगा, उसके लिए वो इनवॉइस रेज कर सकता है। डन। यहाँ आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट का कह रहा है, जैसे मैंने कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ा था, इस केस के अंदर कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस है। कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, इस केस में क्या हो रहा है कि सर्विसेज साथ साथ में जाई जा रही है, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है। ठीक है जी। तो देखो क्या है इस केस के अंदर, फॉर एग्जांपल इंटरनेट की सर्विसेज, आपने वाईफाई लगाया, 1 साल का 5,000 का आपने भर दिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया उसका, तो अब क्या हो रहा है, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस चलती जा रही है, चलती जा रही है। अब बहुत सारी क्या होती है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है उनका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हर 2 महीने में बाहर के आएंगे क्वालिटी इंस्पेक्टर्स और मेंटेनेंस करेंगे उस मशीनरी का, हर रेगुलर इंटरवल पे करते जाएंगे उस चीज़ को, तो डैट इज अ कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इस केस के अंदर इनवॉइस कैसे इशू होगा, इसके 3 केस सिनेरियो होते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो, whenever there is due date of payment by recipient ascertainable in the contract, कॉन्ट्रैक्ट में ये पता है कि रिसिपिएंट जो है वो इस दिन पेमेंट करेगा, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बाय द रिसिपिएंट इज एसरटेनेबल, हमें पता है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जो मेरा रिसिपिएंट है हर महीने की 5 तारीख को पेमेंट कर देगा। तो इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, बिफोर और ऑन सच डेट, जिस दिन वो डेट है दैट इज 5th ऑफ मंथ, और उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए जब मेरे को ड्यू डेट एसरटेनेबल है। समझ रहे हो? एग्जाम्पल सुनो, एक कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि हर महीने की 5th तारीख को पेमेंट हो जानी चाहिए, तो इनवॉइस कब तक इशू हो जाएगा, 5th या उससे पहले। बी पार्ट क्या है, इफ़ कंप्लीशन ऑफ इवेंट आर फिक्स्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, ये इवेंट इस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा, ये इस टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इवेंट। लास्ट डे ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट क्या है, उस दिन या उससे पहले तक हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल दो आपको, मान लो एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। अब इस कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर ना 2 इवेंट है कि एक तो आपको सबसे पहले उसकी फाउंडेशन को बिल्डअप करना है और दूसरा आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है।
पहला फाउंडेशन और दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है जी। फाउंडेशन बनाओगे 20% पेमेंट मिलेगी, स्ट्रक्चर बनाओगे 30% पेमेंट मिलेगी, और उसके ऊपर जब पूरा का पूरा कंप्लीट कर लोगे तो 50% पेमेंट आपको मिलेगी। अब आपने सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन बनाई है, तो कंप्लीशन ऑफ इवेंट, आपने एक इवेंट कंप्लीट किया है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था, तो आप इस 20% का इन्वॉइस कब तक इशू कर दोगे? लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट, जिस दिन आपने वो फाउंडेशन बना दी या उससे पहले। इन्वॉइस शैल बी इशूड व्हेन ईच स्टेज इज कंप्लीटेड, उस स्टेज पे वो क्या करने लग जाएगा? अपना इन्वॉइस इशू करने लग जाएगा। अब थर्ड केस, व्हेन द ड्यू डेट इज नॉट एसर्टेनेबल, मेरे को पता ही नहीं पेमेंट कब आएगी, तो इन्वॉइस कब इशू होगा? जब पेमेंट मुझे रिसीव हो जाएगी। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पता ही नहीं कि सामने वाला बंदा पेमेंट कब करेगा, तो बिल कब दूँ उसको, इन्वॉइस कब दूँ? जब वो मुझे पेमेंट कर देगा। ईजी। चलो अब इधर आने से पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। सप्लाई ऑफ गुड्स क्लियर था। सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर बेटा 3 केस होते हैं, नॉर्मल केस, सेसेशन ऑफ सर्विस COS, और आपका कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। तो नॉर्मल केस में क्या है कि बिफोर और आफ्टर, आफ्टर कितना 30 डेज आफ्टर, बट नॉट आफ्टरवर्ड इन्वॉइस कर सकते हैं, पर पेनल्टी लगेगी। सेसेशन ऑफ सर्विस में जितना काम किया उतने के पैसे आपको मिल जाएंगे। और आपका ये कौन सा है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस के अंदर 3 केस है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पता है, तो जिस दिन आपको ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पता है उस दिन या उससे पहले वाले दिन। कंप्लीशन ऑफ इवेंट जो है, तो जैसे जैसे आपने वो इवेंट कंप्लीट करते गए उस दिन या उससे पहले वाले दिन में आप कर सकते हो। और ड्यू डेट नहीं पता तो जिस दिन आपने पेमेंट करी है, जिस दिन सामने वाले रिसिपेंट ने पेमेंट करी है, तो वो आपका क्या बच जाएगा? वो डेट जिस दिन आपको इन्वॉइस इशू कर देना चाहिए। तो बेसिकली ये सारी डेट्स मैंने आपको बता दी। ये डेट्स आपकी बेटा लास्ट डेट है, समझने की कोशिश करो, इस दिन तक हो ही जाना चाहिए। दीज आर द लास्ट डेट। क्या इससे पहले करो तो कोई दिक्कत है? इससे पहले करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्वॉइस अगर इससे पहले इशू करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इस दिन तक अल्टीमेटम है, हो जाना चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ जाओ, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर अगर किसी भी सप्लायर ने रिसिपेंट को सर्विस दी, ऑब्वियसली सप्लायर को क्या चाहिए? पैसा दे भाई। तो अब दूसरी डेट जो मैं कंपेयर करती हूँ वो करती हूँ डेट ऑफ पेमेंट रिसीव, पैसा किस दिन मिला। उसके अंदर हमेशा 2 डेट कंसीडर करूँगी। डेट ऑफ बुक एंट्री, किस दिन सप्लायर ने अपनी बुक्स के अंदर एंट्री डाली कि रिसिपेंट ने पैसा दे दिया, और डेट ऑन विच द बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड, जिस दिन सप्लायर का बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को, मिस्टर एक्स एक रजिस्टर्ड सप्लायर है जो कि एडवांस रिसीव कर रहा है 5 लाख रुपए का, ठीक है जी, अलॉन्ग विद द परचेज ऑर्डर ऑन 15 जनवरी 2025। ये जो एडवांस पेमेंट उसने रिसीव करी है वो उसने अपनी बुक्स के अंदर डाली है 16 जनवरी को, और उसके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुई है 18 को। तो आप मुझे बताओ, टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, पेमेंट रिसीव्ड कब मानूंगी मैम? जिस दिन बुक में एंट्री हुई और जिस दिन बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। तो मतलब 16 जनवरी मेरा हो जाएगा। देयरफॉर द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विल बी टेकन एज 16 जनवरी। मैंने आपको पहली डेट क्लियर कर दी कि कैसे निकालनी है, विच इज लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। दूसरा जो आपको कंपेयर करना है वो क्या करना है? डेट ऑफ पेमेंट। पेमेंट की क्या डेट है, उसके अंदर 2 चीज़ें चेक करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट में किस दिन डाला और बैंक में किस दिन आया। हो सकता है यार डिफरेंट होता है। आज सीधी सी बात यह है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू, आप जिस भी पर्सन को वो दे रहे हो, अगर मैं आपको सर्विसेज दे रही हूँ, लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपने जो भी ट्रांजैक्शन करी क्या सेम डे मेरे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है? नहीं होती बेटा। ट्रांजैक्शन जो होती है उसके अंदर 24 to 48 आवर्स का टाइम लगता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ मेरी बुक के अंदर क्या हुआ। अब मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल, आप कनेक्ट भी कर पाओगे। अगर आज आपने कोई भी लेक्चर परचेज किए, ठीक है मैम, अब जब आपने लेक्चर परचेज किया तो उस केस के अंदर क्या होता है कि आपने क्या किया बेटा, आपने उसकी पेमेंट करी, लेक्चर परचेज करते टाइम आपने पेमेंट करी, परफेक्ट है। अब 2 चीज़ें होती है, मैं 2 डेट्स टेकअप करती हूँ। जिस दिन मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया, बैंक अकाउंट में पैसा आया 2 दिन के बाद, ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज में। पर दूसरी चीज़ क्या हुई, मेरी बुक्स में कब एंटर हो गया, जो मेरे रिकॉर्ड्स है उसके अंदर ट्रांजैक्शन आधी चढ़ गई। तो आपको इनवॉइस कब इशू हो जाता है मैम? विच एवर इज अर्लियर, इसी दिन हो जाता है ना। बताओ, जैसे ही आपने पेमेंट करी मेरे बुक्स अकाउंट में वो आपकी ट्रांजैक्शन चढ़ गई, तो जैसे ही वो हुआ विच एवर इज अर्लियर, आपको इनवॉइस इशू हो क्या आ जाता है। कनेक्ट कर पाए रियल लाइफ। चलो आगे चलते हैं। अब डेट ऑफ पेमेंट बेटा RCM मैकेनिज्म में देखते हैं कि रिसिपिएंट के साइड से क्या होता है। रिसिपिएंट जब डेट ऑफ पेमेंट एंटर इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट रिसिपिएंट, रिसिपिएंट जब अपनी बुक के अंदर पेमेंट डालेगा और जब रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, विच एवरेज जो अर्लियर होगा वो मेरी क्या हो जाएगी, डेट ऑफ पेमेंट। रिसिपिएंट के साइड से जब
वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री डालेगा और जब उसके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, देखो पढ़ो इसको, मिस्टर बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, उसने परचेज करे गुड्स मिस्टर एस से, ठीक है जी। टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज गुड आर लाइबल टू बी पेड अंडर रिवर्सल मैकेनिज्म। इसके ऊपर जो टैक्स है आरसीएम में रिसिपेंट को ही गवर्नमेंट को पे करवा के चलना है। जो रिसिपेंट है उसने पेमेंट कब करी, 21 जनवरी को। जो सेम उसने अपनी बुक्स अंदर कब डाली, 22 जनवरी को। तो विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अब पेमेंट करी 21 को एंड द सेम वॉज एंटर इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बी ऑन 22। पेमेंट करी 21 को, 22 में ही, और पेमेंट जो डेबिट हुई इसके बैंक से कटी कब है, पेमेंट जो कटी है वो 24 को कटी है। अब टाइम ऑफ पेमेंट में क्या मानूँ, जिस दिन उसने पेमेंट एंटर करी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर और जिस दिन उसके बैंक में डेट ऑफ डेबिट टू द बैंक ऑफ रिसिपेंट, जिस दिन उसका बैंक जो है वो डेबिट हुआ है। तो मैम एक चीज़ बताओ, बुक्स में कब डाली, 22 को, बैंक में जो है वो कब कटी, 24 को। विच एवर इज अर्लियर, 22 जनवरी मान लिया। समझ में आया। द पेमेंट इज डेबिटेड इन द बैंक ऑफ अकाउंट ऑफ मिस्टर बी 24 को। द टाइम ऑफ पेमेंट शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ द एंट्री, जिस दिन आपने बुक में डाली, जिस दिन आपका पैसा कटा, विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगी आपकी, 22 जनवरी। ये जो चीज़ दे रखी है बी मेड द पेमेंट, अरे भैया उसने बैंक को बोला कि पेमेंट कर दो, पर हाथों हाथ पेमेंट थोड़ी हुई, 2-3 दिन के बाद हुई। तो जिस दिन पैसा कटेगा, डेट ऑफ डेबिट, बैंक अकाउंट जिस दिन डेबिट होगा आपको वो डेट लेनी है। इस डेट से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये वाली जो डेट है कंफ्यूज करने के लिए आपको दी गई है, इस डेट से कंफ्यूज नहीं होना। जिस दिन बुक में एंट्री डाली, जिस दिन बैंक डेबिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर आपको लेके चलना है। तो बेटा अब मैंने आपको 2 चीज़ें करा दी। आपको जितनी भी चीज़ें कंपेयर करनी है टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, उसमें 2 चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी। पहली कौन सी, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट, और दूसरी क्या, डेट ऑफ पेमेंट, डीओपी, ठीक है जी। डेट ऑफ पेमेंट जब भी आएगा आपको 2 चीज़ें कंपेयर करनी है। सबसे पहले क्या कंपेयर करना है, बुक्स में कब डाला और दूसरा बैंक में कब डेबिट हुआ। सप्लायर के केस में फॉरवर्ड चार्ज तो कब, बुक्स में कब डाला और बैंक अकाउंट में क्रेडिट कब हुआ, ठीक है।